Okay, hello everyone. This is Law Revision Session 1 for you all for CSEET, and today we are going to start with a very important revision of a very important chapter for the examination, that is Indian Contract Act. But before starting with Indian Contract Act, revision of Indian Contract Act, कुछ चीजें जो हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं, पहले ही आपको एक आइडिया होना चाहिए किस तरीके से आपका ये रिवीजन सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, टोटल रिवीजन सेशंस 3 अलग अलग सेशंस में डिवाइड किए जाएंगे। पहला सेशन जो होगा, ठीक है, सेशन 1, आप अगर इसकी एक लॉन्ग वर्जन क्लास कर रहे हैं, एक मैराथन क्लास कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप भी इन सेशंस में डिवाइड कीजिए, रिवीजन अपने एंड पे भी करते रहिए, ताकि एक साथ पूरा कवर करने में प्रॉब्लम क्या है कि एक साथ पूरा कवर करोगे, हो सकता है बाय द एंड ऑफ द क्लास कोई भी चीज क्लियर ना हो पाए प्रॉपरली। बट जब तुम लोग स्टेप वाइज क्लियर करोगे, चीजों को पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल। तो इसी स्टेप वाइज डिवीजन के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है इस रिवीजन सेशंस को। जो पहला पार्ट है सेशंस का, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन इज विद रिगार्ड टू, एक सेकेंड, ठीक है, the first part is with regard to 2 chapters. One is contract and another is tort. ठीक है, once we revise everything in the law of contract and law of tort, इसके बाद हम लोग MCQs भी solve करेंगे। ठीक है, then second session, in second session we are going to have revision of company law and CS legislature, CS legislature. ठीक है, and in the last session, which is session number 3, we will discuss about, या we will revise about constitution. हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? constitution. ठीक है, so this will be the structure which we will follow in the revision pattern. अब इन तीनों की रिवीजन में क्या क्या करना है ये भी याद रखिए। we will have a brief revision, या we will have a revision about provisions and structure of law. Also we will have MCQ sessions. ठीक है, इनमें कहीं से भी अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जिसमें कुछ ज्यादा डिटेल जानना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ड्यूरिंग दी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस आप लोग को नहीं समझ में आई थी और अभी तक आप लोगों ने उसको क्लियर नहीं किया है, तो एक फाइनल चांस है, इसको क्लियर कर लो, ताकि इसके बाद जब आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, दैट विल बी योर फाइनल प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर जो है, या पहला टॉपिक विच इज चैप्टर नंबर 2 इन योर सिलेबस, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं किस टॉपिक से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, अब जरा सा मेरे को कुछ ब्रीफिंग बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? अब आया था 1 सितंबर 1872। ठीक है, तो हमें कमेंसमेंट की डेट याद है, 1 सितंबर 1872। ठीक है, ये कहां तक एक्सटेंड होता है? ये कमेंस हुआ था, ठीक है, और इसकी एक्सटेंड कहां तक है? इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। अब जम्मू एंड कश्मीर वाला बात यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो यहां पे अगली चीज क्या है? होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने टोटल 5 हेड्स पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, या सबसे पहले हम लोगों को क्या रिवाइज करना है? डेफिनेशन इटसेल्फ। सबसे पहले क्या आता है? डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है? कम्युनिकेशन। फिर क्या आता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आता है एसेंशियल्स एलिमेंट। ठीक है, फिर आते हैं एसेंशियल्स एलिमेंट। फिर क्या आता है? फिर आता है कंटिजेंसी, कंटिजेंसी, और एकदम आखिरी में आता है, कंटिजेंसी के साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था, वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और आखिरी में जो हमारा बचा कुचा है वो क्या है? परफॉर्मेंस एंड ब्रीच। परफॉर्मेंस एंड ब्रीच।
तो ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है, आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी ही चीजें यहां पे पढ़नी है। जब हम चलते हैं कहां पे, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहां पे 3 पार्ट आप लोग को पढ़ना है। पहला है इंडेमनिटी, पहला क्या है, इंडेमनिटी, दूसरा है गारंटी, और तीसरा है एजेंसी। ये तो पहले आपको अपने सिलेबस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2, कम्युनिकेशन दिया हुआ है सेक्शन 3 से लेके 9, एसेंशियल शुरू होता है सेक्शन 10 से लेके 30 तक पूरा, ठीक है। इसके बाद कंटीजेंसी है 31, सेक्शन 31। इसके आगे के सेक्शंस क्या याद करने हैं कंटीजेंसी में? नहीं, इतने रिक्वायर्ड नहीं है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी प्रोविजन नंबर, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, 38 के बाद पूरा परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर याद करना है, स्पेशली जो स्टार्टिंग के प्रोविजंस हैं ये आपको काफी डिटेल में याद होने चाहिए। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? पक्का? तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे? सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशंस पे, ठीक है। जो सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी है? एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक स्ट्रक्चर जो देख लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट का, जो आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पहली डेफिनेशंस पे चलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग कौन से पढ़ते हैं? सबसे पहला डेफिनेशन आता है आपका, वो है कॉन्ट्रैक्ट का। कहां लिखा है और क्या लिखा है? 2H में लिखा है, क्या लिखा है? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम लोग अगली डेफिनेशन कौन देखते हैं? हम लोग देखते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट ही की बात हो रही है, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो व्हाट इज एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां लिखी हुई है? एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2E में, ठीक है, 2E। इसके बाद क्या डेफिनेशन में लिखा हुआ है एग्रीमेंट की? प्रॉमिस एंड एवरी प्रॉमिस फॉर द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है। एक बार हमें बोल लेने तो पूरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर सही से नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, वो आता है एग्रीमेंट। अब आता है प्रॉमिस। तो अगली डेफिनेशन हमें क्या याद करनी है? प्रॉमिस की। क्या होती है प्रॉमिस की डेफिनेशन? प्रॉमिस का मतलब होता है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ठीक है। कहां लिखा है ये? कहां लिखा है ये? 2B में, ठीक है। कहां लिखा है? 2B। इसके बाद जो अगला आता है, सॉरी 2B में लिखा है, 2B में लिखा हुआ है, जरा बताओ फिर से। चलो ठीक है। इसके बाद 2C में क्या है फिर? इसके बाद प्रपोजल और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो यहां पे आता है अगला, वो होता है ऑफर। ये कहां लिखा हुआ है? 2A में, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखनी है। ऑफर की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि व्हेनेवर अ पर्सन सिग्निफाइज टू डू समथिंग और abstain himself फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये होता है क्या? ऑफर। तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, कंपलसरी है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो कि हम लोग डेफिनेशन के साथ इमीडिएट नहीं पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसको सेक्शन 25 के साथ। वो डेफिनेशन कौन सी है? सेक्शन 2D। क्या है 2D में? कंसीडरेशन, ठीक है। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन एनीथिंग विच इज डन एट द डिजायर ऑफ promiser by the promisee or any other person, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉमिसी। क्लियर है? तो ये डेफिनेशंस याद रखना जरूरी है इतनी। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस और दी हुई हैं, 2H में दिया हुआ है। 2H के अलावा जो और डेफिनेशंस दी हुई हैं वर्डेबल की, वॉइड की, वो भी याद करना जरूरी है, उसे हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। इसके अलावा हम लोग का 2G में क्या लिखा हुआ है? 2G में लिखा हुआ है डेफिनेशन फॉर दी वॉइड,
ठीक है। इसके अलावा 2F में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस याद रखनी है आप लोग को, सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। इसके अलावा 2E में आपका दिया हुआ है एग्रीमेंट, जो कि हम लोग देख चुके हैं। 2D में हम लोग का दिया हुआ है कंसीडरेशन। 2C में पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी होती हैं, वन इज प्रोमिसर, वन इज प्रोमिसी। इसके अलावा 2H कॉन्ट्रैक्ट, 2I वॉइडेबल। 2I में क्या दिया हुआ है, वॉइडेबल, ठीक है। क्या होता है वॉइडेबल का मतलब, अ कॉन्ट्रैक्ट इज, इसका तो मतलब होता है वॉइड। वॉइड में होता है अनएनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइडेबल में होता है इट इज इनफोर्सेबल, इट इज अनएनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है। वॉइडेबल में स्टार्टिंग में वो वैलिड होता है, एंड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय वन पार्टी इट रिमेन्स वॉइडेबल। उसका लीगल इफेक्ट क्या होता है, वो लीगली वैलिड होता है जब तक उसको वॉइड डिक्लेयर ना किया जाए, ठीक है। इट इज जस्ट एन ऑप्शन, अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सरसाइज वो वैलिड रहेगा, ठीक है। क्या यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, अपने दूसरे पोजीशन पे। दूसरा पोजीशन है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हम लोग 3 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, दूसरा होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तीसरा होता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, ठीक है, रिवोकेशन। जब हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ना है, हमें यहां पे सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 3 कहता है कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एक्ट और ओमिशन। सेक्शन 3 क्या कहता है, आप किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन की कैसे दे सकते हैं, बाय एक्ट और ओमिशन। बस इतनी ही बात याद रखनी है कि एक्सेप्टेंस, ऑफर या फिर रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कैन बी गिवन बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन, ठीक है। इट कुड बी आइदर स्पोकन वर्ड्स, इट कुड बी आइदर एक्सप्रेस एक्ट, दोनों चलेगा। इट कुड बी ऑल्सो इंप्लाइड कंडक्ट, जो कि सेक्शन 9 में कवर हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 4 बात करता है व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होती है ऑफर की कम्युनिकेशन, कब कंप्लीट होती है, व्हेन इट कम्स टू अ नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। उसके बाद एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, 2 अलग अलग केसेस हैं, पहला एक्सेप्टर के लिए, दूसरा प्रोमिसर के लिए, ठीक है। देखो प्रोमिसर जिसने ऑफर किया है, उसके लिए कब कंप्लीट होगी, as soon as it is put into the mode of transmission, as it is out of the power of the person who is giving the acceptance। एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी, when it reaches to the person to whom the acceptance has been made। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, पक्का 100%। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, जो रिवोकेशन की बात करता है। रिवोकेशन में कहा गया है कि proposal can be revoked at any time before acceptance has been given। एक आदमी ने दूसरे को अपनी एक्सेप्टेंस दी है, it can be revoked at any time before acceptance has been given। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बिफोर एनी टाइम द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब बताओ एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है कम्युनिकेशन, व्हेन इट कम्स टू अ नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ठीक है। तो इसका मतलब ऑफरर को एक्सेप्टेंस मिले उसके पहले कभी भी रिवोकेशन हो सकता है, ठीक है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, द कम्युनिकेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस must not be conditional, it must be unconditional and unqualified, it must be absolute, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। A conditional offer or conditional offer is allowed
बट एक्सेप्टेंस मस्ट ऑलवेज बी एब्सोल्यूट। और ये बात ऐसा नहीं है कि बस आप लोग के बुक में या कहीं पे नोट्स में एक कॉलम में रूल फॉर कम्युनिकेशन लिख के दे दिया गया है तो उसको उतना याद करके रहना है। यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दी प्रोविजन। ये कहां लिखा हुआ है? 7 में। 7 में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। क्लियर है? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। उसके अलावा दूसरी चीज एक्सेप्टेंस में क्या कही गई है? इट मस्ट बी परफॉर्म इन द मैनर इन विच ऑफरर हैज सेड। ऑफरर ने जिस मैनर में कहा है उस मैनर में ही परफॉर्म करेंगे। अगर ऑफरर ने कोई भी मैनर या प्रोसीजर नहीं बताया है करने का तो उस कंडीशन में एक रीजनेबल तरीके से उसको करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा फिर हम आते हैं रिवोकेशन पे। रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है? इट कुड बी डन बाय अ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, इट कुड बी डन बाय लैप्स ऑफ द टाइम फॉर विच within which acceptance must be given. It can be done by failure to do the act जो ऑफर ने कहा था एक्सेप्टर से कि भाई आप ये कंडीशन पूरी करेंगे तभी हम एक्सेप्टेंस मानेंगे, आप वो काम ना कर पाइए, ऑफर अपने आप या रिवोकेशन अपने आप टेक प्लेस कर लेगा। एंड डेथ एंड इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर, जिसने ऑफर दिया था वो या तो उसकी डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया, वहां पे भी रिवोकेशन इफेक्टिव होता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? इसके अलावा वी हैव टू आल्सो रेफर सेक्शन 9 which talks about express and implied promises। यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा any kind of an express element, any kind of an express agreement, provision, कुछ भी एक्सप्रेसली होता है वो इंप्लाइड के ऊपर ओवर रूल करता है। एक्सप्रेस को हमेशा वेटेज ज्यादा दी जाती है विद द कंडीशन दैट वो विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ रहे। ठीक है? So this is all about communication which you need to remember in the examination। अब हम चलते हैं किस पे? अपने अगले पोर्शन पे जो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा पोर्शन है, वो है एसेंशियल्स। ठीक है? एसेंशियल्स मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे आसान होता है याद करना। अगर आप एक चेन या एक सीरीज में इसको याद कर रहे हैं तो शुरू होता है ये प्यारा सा सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर 10 से, जहां पे एसेंशियल्स के बारे में बात की गई है। एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? यहां से ये कहानी शुरू होती है और चली जाती है कहां तक? सेक्शन 30 तक। क्या कहा गया है 10 में? पहले उसको देख लेते हैं। 10 में कहा गया है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ व्हेन अ एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज मेड बाय अ फ्री कंसेंट। पहली बात क्या कही गई है? फ्री कंसेंट। ठीक है? इस वाले ना राइटिंग पैड में मेरे को लिखने में काफी दिक्कत होती है। एक सेकंड। जो रूम नंबर 2 वाला राइटिंग पैड है दैट इज मच मोर कंफर्टेबल। ये वाला पता नहीं क्यों अजीब सा हो जाता है। कंसेंट। ठीक है? इसके अलावा फिर क्या आता है? फिर क्या कहता है? ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट किसकी चाहिए? ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा टर्म क्या है? कंपिटेंट। ठीक है? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद कहता है फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसलिए फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है? एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एंड एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है? तो एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब जरा सा इसको अगर हम लोग प्रोविजंस में कन्वर्ट कर लें तो बड़ा ही आसान हो जाने वाला है। फ्री कंसेंट दिया हुआ है कहां पे? 14 में। वेरी गुड। ये गलती आप लोग एग्जाम में मत करना कि 13 पर टिक कर आ जाओगे। फ्री कंसेंट कहां पे दिया हुआ है? सेक्शन 14। कंसेंट की मीनिंग कहां दी हुई है? सेक्शन 13 में। प्लीज इसकी गलती एग्जाम में नहीं करना। ठीक है? बहुत लोग देखते हैं ये गलती कर देते हैं, 13 टिक करके आ जाते हैं। प्री कंसेंट 14, कंसेंट की मीनिंग 13। आपसे पूछता है कंसेंट एडम कहां दिया हुआ है? 13 में। ठीक है? प्री कंसेंट कहां दिया हुआ है? 14 में। इसके बाद फ्री, इसी के साथ 14 की ही मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए या आप यहीं से खींच सकते हैं 15, 16, 17, 18
फिर 19 में इनका इंपैक्ट या इसका इफेक्ट, 19 में क्या है, 19 एंड 19A क्या है, इनका इंपैक्ट या इसका इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा 20, 21 और 22, ये आपके 3 प्रोविजन अलग से मिस्टेक के हैं। इन तीनों की कैटेगरी अलग क्यों रखी जाती है, क्योंकि 15 से लेके 18 तक में होने वाले एक्ट जो कि फ्री कंसेंट को नहीं एग्जिस्ट होने देते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। जबकि 20 से 22 के बीच में मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से कॉमन इफेक्ट क्या है, वॉइड, ठीक है। वहां पे मिस्टेक की बात कर रहे हैं, या तो वैलिड या तो वॉइड, वॉइडेबल वाली बात वहां पे नहीं आती है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद कंपिटेंट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कहां दिया हुआ है, सेक्शन 11 एंड 12, ठीक है। अभी हम समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें, घबराइएगा नहीं। फिर आता है 23 जो बात करता है लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट की। 24 जहां पे पार्ट कंसीडरेशन पार्ट ऑब्जेक्ट लॉफुल है, पार्ट अनलॉफुल है, तो क्या होगा। इसके अलावा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड में सेक्शन 25 से लेके 30 तक के प्रोविजंस आते हैं। क्या ये याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं, बस आपको एक सीरीज याद करनी है, सेक्शन 10 की डेफिनेशन याद करनी है, बाकी सब अपने आप 1 बाय 1 चलता जाएगा। सेक्शन 10 की जो पहली वर्डिंग है वो है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस एग्रीमेंट को भी बारे में भी सेक्शन 10 बात करता है। एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है, कब एग्रीमेंट वैलिड होता है, व्हेन इट इज मेड एब्सोल्युटली एंड it is unqualified and it is made in the manner in which offerer has said that to be made। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक इसमें से, which is सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 कहता है पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कंपिटेंट पार्टीज की। कौन कौन कंपिटेंट है, एक है आपका मेजर ऑफ एज, दूसरा है क्या, साउंड माइंड, ठीक है। मेजर ऑफ एज का मतलब क्या होता है, हु इज अबव द 18 ईयर्स ऑफ द एज लिमिट। सर ये बात कहां लिखी हुई है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में, याद रखना होगा, ठीक है। ये बात कहां लिखी है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इसके बाद साउंडनेस ऑफ माइंड पे हम आ जाते हैं। साउंडनेस ऑफ माइंड में क्या कहा गया है, अ पर्सन हु इज ऑफ अ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होगा, किसको आप लोग साउंड माइंड मानोगे, हु कैन, साउंड माइंड का मतलब फिर क्या होगा, हु कैन मेक अ रीजनेबल असेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, हु इज ऑफ साउंड माइंड, हु कैन मेक अ रीजनेबल असेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सेक्शन आता है साउंड माइंड से रिलेटेड, वो है सेक्शन 12। इसका हमने क्लास में क्या नाम दिया था, ये कौन सा सेक्शन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेक्शन, इट वाज अ गजनी सेक्शन, ठीक है। गजनी क्यों कहा था इसको हमने, अगर आप एक रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, साउंड माइंड के हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे अनसाउंड माइंड के हैं, आप एक ऐसे टाइम पीरियड पे साउंड माइंड के भी हो रहे हैं दिन में, और उसी दिन में आप अनसाउंड माइंड के भी हो सकते हैं, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। जब आप साउंड माइंड के हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। जब आप अनसाउंड माइंड के हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इट विल बी वॉइड, ठीक है। यहां पे एक बात और आप याद रखिएगा कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या एग्जाम में आपसे केस लॉ के टाइप में पूछ सकता है जो, या लीगल रीजनिंग में पूछ सकता है, वो क्या है, वो है आपका क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कि एक इंसान जो ड्रंक है सुबह में, ठीक है, रात में, और सुबह होश में है, वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मॉर्निंग में, जब वो होश में है, जब वो अपने लॉजिकल माइंड में है, जब वो रीजनेबल असेसमेंट कर सकता है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। Sir, at the time of contract, अगर person unsound mind में है, सामने वाला अगर सर उसको प्रूफ करते कि नहीं कि मैं अनसाउंड माइंड में था, देन फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो सब बहुत कॉन्ट्रैक्ट फिर वायलेबल हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट प्रूविंग इन लॉ। कोई अनसाउंड माइंड का है, ये तुम कैसे कह रहे हो, प्रूव करना पड़ेगा। जब भी इस तरह की डिबेट आएगी, इट विल बी ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि साउंड का था कि अनसाउंड का था। लॉ इज वेरी क्लियर कि अगर अनसाउंड का था, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इफ मतलब एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, एंड इफ अगर वो अनसाउंड माइंड का था, सॉरी, इफ यू साउंड माइंड का था, एग्रीमेंट इज वैलिड,
इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर अनसाउंड का था, इट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। बहुत सिंपल है। नाउ वेदर ही वाज अ साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड, ये तो मैटर ऑफ डिस्कशन है ना, जो कोर्ट में पूछा जाएगा, डिस्कस होगा। ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम क्या आती है, वो है कि मेजर एज वालों के ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल देंगे। ठीक है। माइनर का इंपैक्ट क्या होगा, लॉ इस पे साइलेंट है। तो क्या होता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। कहां लिखा है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। प्लीज ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक, आप कह सकते हो माइनर कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, या फिर कहीं और, हमेशा एक डार्क हॉर्स वाला क्वेश्चन होता है। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आ ही जाता है एग्जाम में। तो इसके बारे में हम लोग इसको दिमाग में अच्छे से रखेंगे। ठीक है। इसके बाद वी मूव टू फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कहां दिया हुआ है, सेक्शन 14 में। 14 में कहता है कि व्हेन अ कंसेंट इज फॉर्म विदाउट, सेक्शन 15, 16, 17, 18, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री कंसेंट। एग्जैक्टली वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, undue influence, fraud, misrepresentation या फिर मिस्टेक। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज कंसेंट। तो व्हाट इज कंसेंट, यहां पे फ्री कंसेंट है। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंसेंट। व्हाट इज कंसेंट समझाया गया है इन सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या कहा गया है, सेक्शन 13 में बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि मीटिंग ऑफ माइंड। कीवर्ड्स पर याद रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस बनेंगे। मीटिंग ऑफ माइंड, इसी को हम लोग अगर एक लीगल मैक्सिम में कन्वर्ट करें, क्या होगा, कंसेस एड इडम। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेंट। ठीक है। व्हेन देयर इज अ कंसेंट, व्हेन टू पीपल आर थिंकिंग इन द सेम वे। ठीक है। अब वो कंसेंट फ्री कब होगी, भाई देखो, दो लोग एक तरह से सोच रहे हैं तो एक तरह सोचवाने के 1000 तरीके हैं। ठीक है। तो वो फ्री कब होगा, फ्री इज अ की एलिमेंट। कंसेंट होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, फ्री कंसेंट शुड बी इंपॉर्टेंट। तो कंसेंट फ्री कब होगा, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक। तो हमारा सेक्शन 15 आता है कोercion। ठीक है। क्या आता है, कोercion। ठीक है। फिर आता है 16 undue influence। ठीक है। undue influence। ठीक है। इसके बाद 17 फ्रॉड, फिर 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ क्रिमिनल एलिमेंट। ठीक है। व्हेनेवर, दो चीजें हैं 14, 15 में याद रखने वाली, क्या, व्हेनेवर अ कंसेंट इज कॉज्ड बाय अ थ्रेट और थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब बाय अ थ्रेट टू कमिट और बाय कमिटिंग एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड किन चीज को डिफाइन करता है, क्राइम्स को। तो जो भी इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है उस एक्ट को करते हुए अगर आपने किसी की कंसेंट ली, फॉर एग्जाम्पल किडनैप करवा लिया, धमकी दे दी, मारपीट कर ली, कुछ भी। ठीक है। तो अगर आईपीसी में लिखी हुई चीजों का यूज करके, आईपीसी में लिखी हुई चीजें मतलब एक्ट्स का यूज करके अगर आप कंसेंट ले रहे हो, या फिर आप थ्रेट कर रहे हो कि हम उन एक्ट को आपके साथ करेंगे, नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है। दो बातें हैं, या तो कर रहे हो या फिर थ्रेट कर रहे हो, करेंगे। देयर इज थ्रेटनिंग, देयर इज कमिटिंग। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, थ्रेटनिंग, कमिटिंग। क्या, एक्ट विच इज गिवन अंडर दी आईपीसी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात क्या कही गई है क्वेश्चन में, दूसरी बात कही गई है अनलॉफुल डिटेंशन। यू आर थ्रेटनिंग टू डिटेन और यू आर अनलॉफुली डिटेनिंग। दो वर्ड हैं, थ्रेटनिंग टू डिटेन या अनलॉफुल डिटेनिंग। इन दोनों में से कोई भी एक काम कर रहे हो, अगेन यू आर committing a coercion, and any kind of a coercion, any kind of a consent taken a cause because of coercion is not a free consent. ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगला टर्म जो आता है वो है undue influence. What is undue influence? Very simple, very 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 simple. Undue influence में कहा गया है कि whenever by using your dominating position, first of all one person will be in the dominating position.
बाय यूजिंग दैट पोजीशन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग दैट पोजीशन यू आर कॉजिंग अ कंसेंट ऑफ अदर पर्सन फॉर गेटिंग अ अनफेयर एडवांटेज। ये सब कीवर्ड है, याद रखिएगा, क्या पा रहे हो आप, अनफेयर एडवांटेज। द मोमेंट आप अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो बाय यूजिंग योर डोमिनेटिंग, सर डोमिनेटिंग पोजीशन में होना गलत है क्या, नहीं, आप बॉस हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप किसी भी तरह की डोमिनेटिंग पोजीशन में हो सकते हो जहां से आप किसी और की विल को कंट्रोल करो, ठीक है, बट बाय यूजिंग दैट विल, बाय यूजिंग दैट पोजीशन आप क्या कर रहे हो, आप अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, अनफेयर एडवांटेज। आपने क्या कमिट कर दिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए अगर आपने कोई भी कंसेंट ली है, दैट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है। आप लोग ने एक सेइंग सुनी होगी, बॉस इज ऑलवेज राइट। इफ अ बॉस इज इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेटिंग द विल ऑफ द एम्प्लॉय, भाई कह रहा है तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वहां ट्रांसफर कर देंगे, अब चलो तुम मेरी कार खरीदो। सो अगर वहां पे एम्प्लॉय हाँ बोल भी दिया, कंसेंट दे भी दिया, सच कंसेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्री कंसेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का पक्का। दो लोगों को, दो सिचुएशंस को हम लोग हमेशा मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट इट इज डीम्ड टू बी अ पोजीशन व्हिच इज इन डोमिनेटिंग, ठीक है। पहला है व्हेन देयर इज अ रियल एंड अपीरेंट अथॉरिटी। क्या हो रहा है, आपके पास रियल या फिर अपीरेंट अथॉरिटी है, ठीक है। अपीरेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि आप देख के ही समझ जा रहे हो, वन इज इन दी डोमिनेटिंग पोजीशन, वन इज इन दी लीडिंग पोजीशन, ठीक है। इसके अलावा सेकंड, दूसरा कब पोजीशन कब हम लोग डोमिनेटिंग मान लेते हैं, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पोरली और परमानेंटली इज डैमेज। समझो मेरी बात ध्यान से, किसी की मेंटल कैपेसिटी, ठीक है, इज अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ हेल्थ, by the reason of age, by the reason of illness, by the reason of distress, किसी भी रीजन से, और आप वहां पे उसको गाइड करने से, कि एक नर्स है वो किसी की ओल्ड एज में सेवा कर रही है, फिर उस ओल्ड एज के पर्सन की डेथ हो जाती है, नर्स कहती है उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दी थी, क्या कंसेंट फ्री होगी, देयर विल बी ऑलवेज, हो सकता है फ्री कंसेंट हो, बट देयर विल बी ऑलवेज अ प्रोविजन जहां पे क्या कहा जाएगा, डीम्ड टू बी डीम्ड टू बी अ डोमिनेटिंग पोजीशन, ठीक है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किसी इंसान से किया जाता है जिसकी मेंटल कैपेसिटी परमानेंटली या टेम्पोरली क्या हो, नॉट प्रॉपर, ठीक है, क्या हो, अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज हेल्थ या फिर डिस्ट्रेस, ठीक है। इस सिचुएशन में जो अगला आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो माना जाएगा कि डोमिनेटिंग पोजीशन में था। जैसे कि एक फनी एग्जांपल आप लोगों के लिए है थोड़ा सा, जैसे कि जब आपके किसी दोस्त का ब्रेकअप होता है, उसे क्या कहते हो, चलो पार्टी दो, तुम्हारा मूड फ्रेश करा के आते हैं। नाउ यू आर टेकिंग अ कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, बेचारा डिस्ट्रेस में है, चिंता में है, आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर है जी सर। समझो, इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस। अभी हम लोग परफॉर्मेंस पे चलेंगे, डिस्चार्ज पे चलेंगे, ठीक है। लेट्स से देयर आर टू पार्टीज एंड वन पार्टी इज डेड एंड परफॉर्मेंस इज येट टू बी डन। किसके लिए परफॉर्मेंस होगा, बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड देन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। उसके बाद पार्टीज मरे जिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस। आपने किसी आर्टिस्ट से किया कि मेरी ड्राइंग में पेंटिंग तुम बनाओगे, ठीक है, उसने पेंटिंग बना के दे दिया तुमको और मर गया, तुम क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, ठीक है। अगर तुम्हारे पार्ट पे परफॉर्मेंस बाकी है तो उसके लीगल हायर तुमसे पैसा मांगने आ सकते हैं, बस नहीं ना। अरे बता रहे हैं, रुक जाओ। फिर आता है फ्रॉड, फ्रॉड में क्या कहा गया है, ध्यान समझो, ठीक है। फ्रॉड में कहा गया है कि whenever a consent is committed by a party, ठीक है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन है, पहला इंटेंशन। फ्रॉड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, इंटेंशन। इंटेंशन कैसा होता है, इंटेंशन टू डिसीव, ठीक है। एंड बाय यूजिंग सच इंटेंशन यू आर इंड्यूसिंग अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
5 एलिमेंट। पहला, बाय गिविंग सच सजेशन एज अ फैक्ट विच इज फॉल्स, यू ऑल्सो नो दैट इज फॉल्स, स्टिल यू आर सेइंग दैट इट इज ट्रू। ठीक है, जानबूझ के गलत सजेशन देना जो तुमको पता है गलत है फिर भी तुम दे रहे हो, दैट विल बी अमाउंटिंग टू अ फ्रॉड। दूसरा क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट। कंसीलमेंट में आपको समझना पड़ेगा, देयर कैन बी टू काइंड ऑफ कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट एंड पैसिव कंसीलमेंट। पैसिव कंसीलमेंट आर दोस कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छिपाना, ठीक है, तो दोस कंसीलमेंट व्हिच आर नॉट वेरी मटेरियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हिच विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द पार्टी। बट एक्टिव कंसीलमेंट और दोस कंसीलमेंट व्हिच आर ऑफ द मटेरियल फैक्ट एंड उनके बेसिस पे पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टीज की हाँ या ना बदल सकती थी, डिसीजन मेकिंग बदल सकती थी। फिर आता है क्या, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट। आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं, घर पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्लास में सुन रहे हैं, आप सब लोग फ्रॉड कैटेगरी में आ जाते हो, जिन्होंने प्रॉमिस किया है विद द इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म इट। इसके अलावा एनी एक्ट अदर फिटेड टू एनी अदर एक्ट फिटेड टू बी डिसीव्ड। और आखिरी है एनी एक्ट any such act or omission which is declared to be fraudulent by any other law। जैसे कि कंपनी लॉ में किसी एक्ट को या फिर किसी और लॉ में किसी एक्ट को फ्रॉड कह दिया गया है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्रॉड माना जाएगा। क्लियर है? एक दो बातें और इसमें याद रखने वाली क्या है। पहला क्या है, mere silence does not amount to a fraud, but silence will amount to be a fraud कब, when there is a duty to speak। जहां आपके ना बोलने से सामने वाले को नुकसान हो रहा है, इन दैट केस साइलेंस विल बी अ फ्रॉड। अदरवाइज इन नॉर्मल सिचुएशन साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। फिर आता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जितने भी एलिमेंट फ्रॉड वाले हैं, ठीक है, उन सब एलिमेंट में से इंटेंशन निकाल दो, दैट बिकम्स मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगेन यू आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग रॉन्ग बट विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, दैट इज एन ऑनेस्ट स्टेट। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे है, अ पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of a person making it of that which is not true though he believed to be a true। You are saying something which is not true but you believe that it is true। फ्रॉड में क्या था, you are saying something which is not true and you know that it is not true। यहां पे क्या आ गया है, you are saying something which is not true but you also don't know, you also think it is true। तो जब तुम्हें नहीं पता है तुम ऑब्वियस सी बातें गलत बताओगे तो दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, ठीक है, और आखिरी है causing however innocently a party into a agreement which to make a mistake as to the substance of thing which is subject to the agreement। आप गए एक स्कूटी खरीदने, आपको एक साइकिल बेचने के लिए कहा बट दैट पर्सन वाज नॉट नोइंग दैट कि वो साइकिल है कि क्या आप खरीदने आए हो, ठीक है, तो इनोसेंटली ही था, ठीक है, द मोमेंट वहां पे इंटेंशन टू डिसीव आ जाता वो क्या हो जाता, फ्रॉड हो जाता। तो इनोसेंटली था, उसने कॉज किया आपका इंटेंशन, आपका कंसेंट, क्या कहा जाएगा यहाँ पे, मिसरिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इन सब चीजों में, ठीक है, इन सब चीजों में 15, 16, 17, 18 में इंपैक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। कहां लिखा है, अंडर सेक्शन 19 एंड 19A इट विल बी वॉइडेबल। वॉइडेबल होगा, अगली पार्टी चाहे तो बाद में उसको वॉइडेबल डिक्लेयर कर, वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, बट फॉर द टाइम बीइंग क्या होगा वो वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब इट कुड बी डिक्लेयर एज अ वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी जिसका कंसेंट गलत तरीके से लिया गया है। जिसका भी कंसेंट गलत तरीके से लिया गया है वो उसको बाद में वॉइडेबल कह सकती है। क्लियर है? सर बेस वाले में अगर पर्सन और डेट पे है, वो स्ट्रेस माइंड में है, उसको नहीं पता है, तो उससे हम गलत तरीके से साइन करवा दें किसी पेपर पे, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। सर वो तो स्टार्टिंग से वाइडेड, क्योंकि हम जानते थे कि वो डिस्ट्रेस में है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। सर वो वैलिड, देखो दो चीजें हैं, एक है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और एक है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस या मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड, दोनों में अंतर होता है, समझो मेरी बात को। Unsoundness of mind is a position where you are incapable of making a reasonable decision.
डिस्ट्रेस में होना या फिर कहना है कि मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड होना डज नॉट ऑटोमेटिकली सेंड यू इन अ पोजीशन जहां पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप मजबूर होते हो। ठीक है, जैसे कि लेट्स से समवन इज इल, समवन इज डिस्ट्रेस, उसकी मजबूरी है तुम्हारी बात मानना, और जिस समय वो ठीक होगा क्या तुम्हारी बात से वो मना कर सकता है? कर सकता है, वर्डेबल है एट द ऑप्शन ऑफ दैट पर्सन। अनसाउंड माइंड का पर्सन वाज एब्सोल्युटली इनकैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, तो वहां पे वो हाँ या ना की तो बात ही नहीं आती है, वहां पे क्या कह दिया गया? क्लियर है? अब कोई आदमी बेड पे पड़ा हुआ है, आप चाहे कहो से आपकी सेवा हम तभी करेंगे जब अपनी प्रॉपर्टी आप मेरा नाम लिखोगे, तो उस समय तो उसके दिमाग चल रहा है ना, उसको पता है कि क्या कर रहा है वो, बट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दैट इलनेस, उसकी मजबूरी है हाँ बोलना, हाँ नहीं बोलेगा तो उसकी सेवा नहीं करोगे तुम, तो वहां पे कहेगा ठीक है भैया कर देंगे। जैसे ही वो ठीक हुआ, चंगा हुआ, क्या कहेगा? पहली फुर्सत, ठीक है, कह सकता है। कहां लिखा है? सेक्शन 19A। क्लियर है? कौन सा? कोर्शन। कोर्शन होता है जब आप किसी की कंसर्न ले रहे होते हो बाय यूजिंग एन एक्ट, ठीक है, और थ्रेटनिंग टू यूज अ एक्ट विच इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। आईपीसी में कौन कौन से किडनैप, मर्डर या इस तरह की चीजें दी हुई हैं, धमकी देना, या फिर आप उसको एक्चुअली कमिट कर दो, बेटवा उठवा लिए हैं आपका, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कहेगा ना भैया ठीक है अभी कर लो, बेटवा वापस कर दो हमारा, जैसे ही बेटवा वापस आएगा कहेगा ना तुम कौन? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां तक आपका सेक्शन 19A तक आपका इफेक्ट ऑफ नॉट हैविंग फ्री कंसेंट ड्यू टू कोएशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। फिर आता है मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक के बाद वी विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। ठीक है, फिर क्या आता है? मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक में क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिए। मिस्टेक में दो बातें हैं, पहली लॉ की मिस्टेक, दूसरी फैक्ट की मिस्टेक। लॉ की मिस्टेक भी दो तरह का है, इंडियन लॉ, ठीक है, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। फिर फैक्ट में भी दो होता है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इंडियन लॉ की मिस्टेक डज नॉट अमाउंट टू अ मिस्टेक। क्यों? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यहां पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। इसके बाद फॉरेन लॉ की मिस्टेक क्या होगा? फॉरेन लॉ की मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कैसे ट्रीट किया जाएगा इसको? ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट की मिस्टेक दो तरह की है, बायलैटरल, यूनिलैटरल। बायलैटरल का मतलब बोथ पार्टीज आर एट द मिस्टेक। जब दोनों पार्टी मिस्टेक पे हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। ठीक है, वॉइड हो जाएगा। व्हेन वन पार्टी इज एट द मिस्टेक फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ठीक है, ड्यूरिंग दी क्लासेस यहां पे हमने वॉइडेबल गलती से बता दिया था आप लोग को, बाद में उसको करेक्ट भी कराया था, शायद आप उसकी करेक्शन वाली क्लास में नहीं थे इसलिए आपको नहीं पता है। हमने इमीडिएटली नेक्स्ट डे उसको करेक्ट कराया था क्योंकि जल्दी जल्दी में वहां पे हमने वर्डेबल लिख दिया था। क्या होता है यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में? वैलिड। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जी मैम, जी सर, क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां आपका लॉ भी लिखा हुआ है, वेयर बोथ पार्टीज sorry, a contract is not voidable merely because it was caused by one person under a mistake. समझ में आ रहा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर एक आदमी है तो उस बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड नहीं होगा, इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए यहां पे वी विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। आप लोग फटाफट इसको दोबारा से देख लीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम दी सेक्शन नंबर 23। चलिए वी हैव डिस्कस्ड अप टिल मिस्टेक। फिर हम चलते हैं कहां पे? अपने अगले टॉपिक पे विच इज सेक्शन नंबर 23। ठीक है, 23 एंड 24 टॉक्स अबाउट अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। 23 बहुत सिंपल सी बात कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल बी ट्रीटेड एज अनलॉफुल,
कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1 इज व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय द लॉ। पहला क्या है 23 में? फॉरबिडन बाय द लॉ, ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ। इसके बाद अगला क्या है? एनी एक्ट इफ परमिटेड विल बी अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ, ठीक है, इफ परमिटेड इट विल वॉलेट एनी लॉ, या फिर इट इज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट, या फिर इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड थर्ड द कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अगर इन पांचों में से किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट पड़ता है, उसे हम लोग अनलॉफुल मानेंगे, एंड इफ इट इज अनलॉफुल एग्रीमेंट विल बी वॉइड, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट एक पार्ट वैलिड है और एक पार्ट इलीगल है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट, प्लीज यहां ध्यान रखिएगा, ये सब एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो एग्रीमेंट विल बी वॉइड, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 25 आता है, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है आपके पूरे इस प्रोविजंस की जर्नी का, which talks about a very simple line, a very simple statement, any agreement without consideration will be void। कंसिडरेशन क्या होता है हमने 2D में बता दिया था, यहां पे हम बात कर रहे हैं any agreement without consideration is void। जो लोग इस वीडियो को YouTube घर या फिर रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, प्लीज, हम यहाँ बोर्ड पे बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी बस बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है, कोई प्रवचन कोई कथा नहीं चल रही है, नोट्स बनाते रहो शॉर्ट में आप भी, हम हर एक चीज की एक हेडिंग एक प्रोविजन के साथ बता रहे हैं। सेक्शन 25 के साथ क्या आता है? सेक्शन 25 के साथ आता है कंसिडरेशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट क्या होगा? बट इसकी 3 एक्सेप्शंस इमीडिएट और टोटल 5 एक्सेप्शंस हैं। पहला, जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। पहला क्या? when there is a natural love and affection and the contract is in writing and registered, तो वहां पे किसी भी तरह के ट्रांसफर को विदाउट कंसिडरेशन भी हम लोग वैलिड मानेंगे, ठीक। दूसरा, आपने किसी वॉलंटरी सर्विस को, पास्ट में की हुई वॉलंटरी सर्विस को पे करने की बात कही है प्रेजेंट में, विदाउट कंसिडरेशन आपका एग्रीमेंट क्या हो गया? वैलिड हो गया। इसके अलावा आपने किसी तरह के टाइम बार्ड डेब्ट को रीपे करने की बात कही है आफ्टर इट बिकम टाइम बार्ड, तो वहां पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इवन विदाउट कंसिडरेशन फॉर दैट प्रॉमिस, ठीक है, क्लियर है। टाइम बार्ड डेब्ट का मतलब होता है कि आपने किसी को, लेट्स से, वैसे तुमने ये क्लासेस में हमने कई बार ये समझाया है शुभम, ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां पे ए ने बी को डेब्ट दिया, ठीक है, और बी उसको रीपे करने का प्रॉमिस किया, ठीक है, रीपे का प्रॉमिस किया विद इन 2 months, ठीक है। अब अगर 2 महीने के बाद फेल टू रीपे होगा, तो ए क्या करेगा? ए को क्या करना चाहिए? जब भी ये फेलियर हुआ है, ए कैन फाइल अ केस अगेंस्ट बी, ठीक है, फॉर रिकवरी। ये सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी, हाँ या ना? हमें पूरा समझाने दोगे आप लोग, ठीक है, सूट फॉर रिकवरी, क्लियर है। अभी इसने ये सूट नहीं फाइल किया, कितने समय तक? एक फिक्स पीरियड लॉ में बताया गया है, इस तरह की सिचुएशन में 3 years। 3 years के अंदर अंदर अगर आपने केस नहीं किया, यू लूज योर राइट टू फाइल अ सूट, ठीक है। ए ने 3 साल तक केस नहीं किया, अभी ये डेब्ट क्या हो गया? ये डेब्ट बिकॉज ऑफ दिस इंपैक्ट टाइम बार्ड हो गया। क्या हो गया? टाइम बार्ड, टाइम के कारण, बिकॉज ऑफ द लिमिट ऑफ टाइम इट कैन नॉट बी इन्फोर्स एनी मोर। अभी यहां पे बी के अंदर का भला मानुस जागता है और कहता है बी क्या, कि चलो तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है पैसा मांगने का, फिर भी हम तुम्हें पे कर देंगे, फिर भी हम तुम्हें पे कर देंगे। बी एक प्रॉमिस करता है फिर से रीपेमेंट की ए को। इस केस में ए अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी पे कर रहा है, नाउ बी का एक नया प्रॉमिस हो रहा है आफ्टर डेब्ट बिकम टाइम बार्ड, बी इज मेकिंग अ न्यू प्रॉमिस and A does not make any kind of or pay any kind of a consideration, still the contract is valid, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है गिफ्ट एक्चुअली मेड। जब कोई गिफ्ट एक्चुअली में दे दिया जाता है, कोई डोनेशन एक्चुअली में दे दिया जाता है, याद रखिएगा गिफ्ट का प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन नॉट वैलिड, गिफ्ट व्हेन एक्चुअली मेड बिकम वैलिड,
ठीक है, किसी को गिफ्ट देने के बाद ये नहीं कह सकते हो कि भाई तुमने तो मेरे को पार्टी नहीं दी, तुमने तो मेरे को कुछ रिटर्न में नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, अपना गिफ्ट वापस ले रहे हैं, नहीं ले सकते। एक्चुअली मेड देन इट इज वैलिड। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी तरह का, हाँ, इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कंसिडरेशन कितना भी इनएडुकेट है, स्टिल उसको हम लोग वैलिड मानते हैं। 10,000 की चीज आपने 1,000 में खरीद ली, 1,000 दिया ना, दैट कंसिडरेशन विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन। कंसर्न फ्री है, पार्टीज कंपिटेंट हैं, तो इनएडुकेट कंसिडरेशन को भी हम लोग वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद एक और है सेक्शन 185 एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी में भी किसी तरह का कंसिडरेशन का जरूरत नहीं होता है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 26, 27, 28, तीनों को हमने एक साथ याद करने को कहा है। 26, 27, 28 बहुत सिंपल है, याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। 26 बात करता है किसके बारे में, रिस्ट्रेन टू मैरिज। ये तीनों किसके बारे में बात करते हैं, रिस्ट्रेन, एनी काइंड ऑफ अ रिस्ट्रेन। ये बात करता है मैरिज, पहले शादी होगी, फिर ट्रेड होगा, मतलब बिजनेस कमाने की जगह, उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग। सबके जीवन में ये दिन आते हैं। ठीक है, यही प्रोसीजर आपको याद करना भी है, मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग। इन तीनों में किसी भी तरह का क्या लगता है, रिस्ट्रेन, वो वॉइड हो जाएगा। आप किसी के शादी रोकने का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ वॉइड। आप किसी के ट्रेड या बिजनेस या किसी को किसी तरह का बिजनेस करने से नहीं रोक सकते हैं, दैट विल बी वॉइड। किसी को लीगल प्रोसीडिंग लेने से भी आप नहीं रोक सकते हैं, दैट विल बी अ वॉइड। ठीक है, क्लियर है। कुछ एक्सेप्शन है ट्रेड वाले में। ट्रेड वाले में एक्सेप्शन क्या है, या लीगल प्रोसीडिंग में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ट्रेड में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ट्रेड में एक्सेप्शंस ये हैं कि लेट्स से इफ अ पार्टनर और अ पर्सन इज लिविंग अ पर्टिकुलर बिजनेस, वहां पे उस पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ अ फैकल्टी और इफ अ डॉक्टर इफ अ इंजीनियर और इफ अ प्रोफेशनल लीव्स इट्स ओल्ड बिजनेस, वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि कंपीटिंग बिजनेस नहीं करोगे, या फिर सेम नाम पे बिजनेस नहीं करोगे, गुडविल यूज नहीं करोगे, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं करोगे, सम सॉर्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी पुट, बट एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन अलाउड नहीं है। सिमिलरली लीगल प्रोसीडिंग में भी एक रिस्ट्रिक्शन ये लग सकता है कि आप इस जगह ही पे आके ही केस करोगे। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर जगह पे आके ही केस करोगे, आपका जहां मन करे जैसे मन करे वैसे वहां पे केस नहीं करोगे, तो वहां पे उसको भी रीजनेबल माना जाता है, आपको केस करने का राइट तो दिया गया है। क्लियर है। इसके बाद आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 बात करता है, सेक्शन 29 बात करता है अनसर्टेनिटी की। अगर किसी तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, किसी तरह का एग्रीमेंट करते हो, द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, तो वहां पे आप क्या कहोगे, वहां पे आप कहोगे सच कॉन्ट्रैक्ट, सच एग्रीमेंट इज वॉइड। जैसे कि आप क्या जाते हो दुकान पे, कहते हो भैया मेरे को, जैसे कि आप एक फ्रूट के शॉप पे गए, आपने कहा भैया मेरे को आम दे दो। कितना आम चाहिए, कौन सा चाहिए, कुछ तो बताओगे, समझ में आ रहा है। आप दुकान पे गए, भैया एप्पल पैक कर देना। कौन सा, फोन वाला जिसके लिए किडनी देनी पड़ेगी, या खाने वाला जिसके लिए भी किडनी देनी पड़ेगी, वो भी बहुत महंगे आते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड बोथ ऑफ द थिंग्स विल कीप अ डॉक्टर अवे। एक में किडनी नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी, तो जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की, और दूसरे को खाने से डॉक्टर वैसे ही दूर रहेगा। क्या है, अजोक, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर आता है क्या, 30 बात करता है वेगरिंग की। वेगरिंग याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज वॉइड। ठीक है, नो इफ नो बट, इसको वॉइड डिक्लेयर करते हैं। एक एक्सेप्शन वेगरिंग में क्रिएट किया गया है, हॉर्स रेसिंग। ठीक है, हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाना इज नॉट वॉइड, सिर्फ वो एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, बट अगेन हॉर्स रेसिंग में आप सट्टा नहीं लगा सकते हो, आप क्या लगा सकते हो, उसके प्राइज मनी पे पैसा। ठीक है, समझो मेरी बात को, कि अगर आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो या सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे रहे हो किसी हॉर्स रेस में, जिसमें जो हॉर्स रेस जीतेगा उसके मालिक को, उसके ऑनर को पैसा दिया जाएगा एज अ प्राइज मनी, दैट इज नॉट वेगरिंग। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली अलाउड। इसके बाद आता है आपका, यहां पे आपका एसेंशियल एंड होता है, और यहां के बाद शुरू होता है कंटीजेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। 29 आदर्श हम फिर से बता देते हैं 29 में क्या लिखा हुआ है। 29 में लिखा हुआ है एनी कॉन्ट्रैक्ट जिसका मीनिंग अनसर्टेन हो। ठीक है, आप
हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, एडमिशन लेते हैं और कहते हैं सर मेरे को पढ़ना है, ठीक है, रवि सर ने आपसे पूछा क्या पढ़ना है, नहीं सर मेरे को आज सिर्फ पढ़ना है, क्या यहाँ पे कोई एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को क्या कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? आपने अपने जेब से पैसा निकाला, टेबल पर रखा, सर आज मेरे को पढ़ना है। भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कुछ तो बताओगे। यू आर गेटिंग दिस थिंग आदर्श? तो वहां पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वहां पे अगर पैसे लेने के बाद आपको नहीं पढ़ाया गया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर इन्फोर्सेबल करवा देंगे। यस, यू कैन आस्क योर मनी बैक, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द पॉइंट इज दैट यू कैन नॉट इन्फोर्स दैट एग्रीमेंट। जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना, आप बताओगे नहीं तो द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन। ठीक है, क्लियर है आदर्श? और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप नहीं क्लियर है तो बताओ। क्लियर हो गया? खैर, फिर हमारा शुरू होता है कंटिजेंसी। क्या शुरू होता है? कंटिजेंसी। ठीक है, सेक्शन 31, बस इतना ही याद रखना है। 31 में क्या कहा गया, ध्यान सुनो। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? इट इज टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग on the basis of some collateral event which is uncertain। प्लीज समझो, वेगरिंग और कॉन्टिजेंट में क्या डिफरेंस है। आपने अनसर्टेन इवेंट पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट इज वेगरिंग। ठीक है, विराट शतक मारेगा या नहीं मारेगा, दैट इज वेगरिंग। कंटीजेंट क्या होता है? इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका प्रॉपर बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, वो डिपेंड करता है किसी और कंटीजेंट इवेंट पे। जैसे कि आप कह रहे हो, आप मेरे पास आए, सर एप्पल का फोन खरीदना है, हमने कहा देखो यूएस में मेरा दोस्त है, उससे हम मंगवा देते हैं। अब यूएस से प्लेन में वो फोन आ रहा है, अगर इंडिया आ गया तो हम बेच देंगे, नहीं आया तो नहीं बेचेंगे। बट मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट इस बात पे है, प्लेन आने पे है कि फोन बेचने पे है? फोन बेचने पे, विच इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द कंटीजेंट इवेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट कंटीजेंसी। कुछ और बातें यहां पे हैं। कंटीजेंट एग्रीमेंट कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है याद करने का। आपने जिस भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो हो गया तो वैलिड, नहीं हुआ तो इनवैलिड। जैसे कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या, कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है ऑन हैपनिंग ऑफ सब इवेंट। ठीक है, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया फोन हम बेचेंगे, फोन आ गया तो हमें बेचना है, वैलिड। फोन नहीं आया, प्लेन क्रैश कर गया, फोन गिर गया, टूट गया, खराब हो गया, नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड, मतलब वॉइड। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। जिस इवेंट के होने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहा है वो इवेंट हो गया वैलिड, नहीं हुआ वॉइड। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, क्या हुआ शुभम, क्या दिक्कत है? सर वॉइड होगा ना बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नाउ ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वंस इट इज इम्पॉसिबल टू, यहां पे एग्रीमेंट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट थे, सेक्शन 10 से 30 तक के सारे एग्रीमेंट थे, एलिमेंट थे, तो एग्रीमेंट इज बिकम कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंपैक्ट होगा? अगर वो हैपनिंग इवेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया तो वॉइड। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है विच इज डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, विच इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, जैसे कि इंश्योरेंस का होता है या किसी और चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने आपसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर तुम्हारे गुड्स अमेरिका से नहीं आए, ठीक है, तो हम तुम्हें जो भी डैमेज होगा उसके इंश्योरेंस का पैसा देंगे। अब अगर गुड्स आ गए तो आप पैसा नहीं लोगे, वॉइड। अगर नहीं आए तो एप्लीकेबल हो गया। समझ रहे हो कैसे टेबल पोजीशन चेंज हो गई? हैपनिंग ऑफ इवेंट पे था तो हैपन तो वॉइड, वैलिड, नॉन हैपन तो वॉइड। नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे है, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे है, नहीं हुआ तो वैलिड, हो गया तो वॉइड। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप बस ये लिखो, एक सेकेंड, हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ठीक है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग। हैपनिंग में अगर हुआ, ठीक है, हैपन, तो क्या है? वैलिड। अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म या इम्पॉसिबल
टू हैपन क्या होगा, void। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका वैसे वर्षा। एक सेकेंड रुकिएगा, सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, यस सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, फॉर सम रीजन ये अनसेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान से रखो, क्या होगा, वैसे मतलब क्या, नॉन हैपनिंग इवेंट व्हेन नॉट हैपन वैलिड, व्हेन हैपन इनवैलिड। ठीक है, क्लियर है सर कॉन्ट्रैक्ट क्यों सर नहीं आएगा, क्यों, आपने कहा मेरे को 128 जीबी का एक किडनी वाला आईफोन चाहिए, सटन है। प्लीज मेरी बात समझो, कॉन्ट्रैक्ट क्या प्लेन से आने के लिए हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हुआ है, सेल एंड बाय ऑफ मोबाइल। इट डिपेंड्स अपॉन दी अनसर्टेन इवेंट ना, और अनसर्टेनिटी में या फिर वेगरिंग में कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे हो रहा था, उस अनसर्टेन इवेंट पे ही हो रहा था। यहां अनसर्टेन इवेंट पे नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सडन इवेंट पे हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एक अनसर्टेन इवेंट पे। कंटीजेंसी क्लियर है, क्लियर है। जैसे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस क्या, आपको कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, करेक्ट, इसी बात पे होता है ना, क्लियर है। मगर हो किस लिए रहा है, कुछ हो जाए इसलिए हो रहा है, नहीं ना। आप बाइक चला रहे हैं, आप गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे इसलिए बाइक इंश्योरेंस है, वो तो इंश्योरेंस है कि आपको लॉस होगा तो रीपे करेंगे, दैट इज द मेन ट्रांजैक्शन, दैट लॉस कैन हैपन बिकॉज ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, दैट्स व्हाई इट्स अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आसो मेरी बात समझो, when a contract is unenforceable by law it is void। voidable होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट voidable क्यों होता है, it depends upon the, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, it depend upon the one person's will whether they want to declare it as a void or not। समझो बात को, it's a option, voidable is not a kind, it's a option। दो ही काइंड है, valid और void। voidable is an option to a party, if they want to declare it as a void they can declare it as a void, they can, if they want to declare it as a valid they can declare it as a valid, unless and until they have taken their decision, उसको हम लोग valid मानते हैं। क्लियर है। voidability हम देखें बहुत सारी जगह पे ये चीज आप लोग पढ़ते हो, किताब में से लेके हर जगह पे, there are three kind of contracts, valid, void और voidable। voidable is not even a type, it's a option given to a person whose consent is not taken free or because of any other reason in the law, it is not a type। बट ठीक है, पढ़ने के लिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हो इट्स अ टाइप। ठीक है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई है तो मेरे को इस बात को बोलना पड़ा है क्या, इट्स अ ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे कि कंसेंट है, फ्री कंसेंट नहीं थी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, नहीं, वैलिड है। हमने किसी को गन दिखा के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसका घर हमने अपने नाम पे लिखवा लिया, घर मेरा हो गया। कब तक घर मेरा है, जब तक वो रिप्यूट ना कर दे उस क्लेम को, मतलब वॉइडेबल को, वॉइडेबल नेचर का है जब तक उसको वो वॉइड डिक्लेयर ना कर दे। तुम्हारे दिमाग में यही कंफ्यूजन है सर, वॉइडेबल नेचर का मतलब क्या, वॉइडेबल नेचर का मतलब कुछ भी नहीं, एक ऑप्शन है। तुम पे हमने, मान लो बाइक से आए हो, तुमसे हमने फोर्सफुली बाइक छीन ली, कंसेंट तुमसे ले ली फोर्सफुली, ठीक है, अभी तुम्हारी कंसेंट मिल गई थी तो हम कह सकते हैं कंसेंट तो था, कंसेसरीडम था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बाइक हमने ली, हम बाइक चलाने निकल गए, तो बाइक क्या मेरी नहीं हो गई, मेरी हो गई, डेफिनेटली मेरी हो गई। मगर यहां पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि जब भी तुम मेरे प्रेशर से, मेरे कोशन या अंड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री होगे, तुम चाहो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। जब तक तुम डिक्लेयर नहीं कर रहे हो वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, वैलिड है। द मोमेंट यू डिक्लेयर इज वॉइड, मेरा राइट चला जाएगा। अब तुम आके अपनी बाइक वापस ले सकते हो। फिर तुम भी आए 4 लड़कों के साथ, सर आइए आपको कंसर्न बताते हैं क्या है। क्लियर है, चलो सभी को क्लियर हो गया। कंटिजेंसी के बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है इम्पॉसिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉसिबिलिटी कहां दिया हुआ है, सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है,
इम्पॉसिबिलिटी को ही हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। प्लीज ये याद रखना, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हो सकता है एग्रीमेंट स्टेज पे, एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के स्टेज पे। जब एग्रीमेंट स्टेज पे वॉइड होता है, सॉरी एग्रीमेंट स्टेज पे इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, जैसे कि आप हो सकता है वादा करो कि भाई मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, नाउ तारे तोड़ना इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट्स अ गैसियस स्टेट मटेरियल, ठीक है। तो जैसे ही आपने वादा किया, क्या हो गया, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं बनेगा। मगर आपने एक एग्रीमेंट किया विच वॉज पॉसिबल, ठीक है। आप लेट्स से ठाकुर थे, आपने वादा किया कि तुम्हारी पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है, गब्बर हाथ काट के ले गया, आप कैसे बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस समय वादा किया, जिस समय एग्रीमेंट हुआ, उस समय क्या था, आता वैलिड, बट वैलिड था इसलिए क्या हो गया, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हाथ कट गए, अब क्या हो गया, इम्पॉसिबल, ठीक है, अब क्या हो गया, वॉइड। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में, गब्बर ठाकुर वाले एग्जाम्पल में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो रहा है, वॉइड हो रहा है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और पहले वाले चांद तारे वाले में क्या हो रहा है, एग्रीमेंट ही वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का। इसके अलावा सेक्शन 37, हमने 38 बोल दिया था स्टार्टिंग में, पार्डन मी फॉर दैट। सेक्शन 37 बात करता है परफॉर्मेंस की, ठीक है। परफॉर्मेंस बड़ा सिंपल सा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसकी इसकी ड्यूटी है, इट्स अ ऑब्लिगेशन, इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ पार्टीज टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर वो रिफ्यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस से, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच दो तरह के होते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब ड्यू डेट आ गया और आपने परफॉर्म नहीं किया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब अभी ड्यू डेट आया नहीं है, मगर तुम्हारे लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं, देख के समझ में आ रहा है क्या तुमसे परफॉर्म ना होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी मतलब क्या, यू एंटीसिपेट दैट इट विल बी अ ब्रीच। क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी क्लास में। सर एक एग्जांपल है सर, सपोज दैट मेरे घर शादी है और शादी के दिन मैंने दूध ठीक किया कि दूध वाले को कि मेरे को 26 तारीख को दूध दे देना 50 रुपए, बट सर वो 26 तारीख को नहीं आया, तो वो किस टाइप से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच है, 26 इज अ ड्यू डेट टू परफॉर्म, 26 को नहीं आया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल ब्रीच। ड्यू डेट, जो ड्यू टाइम तुमने फिक्स किया उस समय अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो एक्चुअल हो गया। मेरी बात समझो, तुमको तुम्हारे एग्जाम्पल को हम सही करते हैं। तुम्हारे घर पे फंक्शन है, तुमने एक मिल्कमैन से कहा कि भाई हमें दूध चाहिए, ठीक है, हमें 26 तारीख की सुबह दूध चाहिए। तुम्हें 24 तारीख को न्यूज मिली कि उसकी गाय चल बसी, ठीक है, नाउ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो आप यहां पे एंटिसिपेट कर सकते हो, नाउ ही कैन नॉट परफॉर्म इट। तुमने एडवांस में जो पैसा दिया तुम उससे जाके पैसा वापस मांग सकते हो। क्लियर है, ब्रीच हो गया ना, इम्पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो अमाउंट टू वॉइड ना, वही तो कह रहे हैं, ब्रीच हो गया। गाय के साथ लग रहा है कि जो आप लोग की बुद्धि है वो भी चल बसी है। हम कह रहे हैं जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे कम कुछ भी परफॉर्म हुआ, दैट विल अमाउंट टू अ ब्रीच। गाय 49 लीटर दूध देके मर गई तब भी ब्रीच हो जाएगा बेटा। यू आर गेटिंग दिस, तुम तो 25 पे रुक रहे हो। एनीवेज सर, व्हाट इफ 49 लीटर दूध दी थी, 1 लीटर पानी मिला दिए, पता चलना चाहिए ना क्या हो रहा है। व्हाट इफ में चले जाओगे तो लॉ एक बहुत बड़ी दुनिया है, इट्स अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। व्हाट इफ, ठीक है, मतलब जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उस समय जब पढ़ते थे आईपीसी, व्हेन आई वाज अ लॉ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज डूइंग एलएलबी, तो मर्डर की डेफिनेशन बहुत तरह की है, ठीक है, किसी को चक्कू मारे उससे मर गया, इंटेंशन होना चाहिए। हमने कहा व्हाट इफ सर, एक टेबल पे हमने चक्कू रखा, एक आदमी दौड़ के जा रहा था, उससे लग गया, मर गया, तो क्या हम मर्डर किए? तो व्हाट इफ तो बहुत कुछ आ जाएगा ना, तो व्हाट इफ में आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
जब आप ब्रीच करते हो दैट गिव, तो आ गया ब्रीच, जैसे ही ब्रीच होता है दैट गिव अ राइट ऑफ क्लेमिंग डैमेज। ठीक है, डैमेज आप क्लेम कर सकते हो। डैमेज 3 तरह के हैं, इनफैक्ट 4 तरह के हैं। पहला है आप डैमेज मांगते हो, ठीक है, रेमेडी आप उसको काउंट कर सकते हो, जिसमें से पहला है डैमेज। डैमेज के भी कई सारे टाइप हैं जो हमने क्लास में बताए हैं। दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तीसरा होता है आपका क्या, इंजंक्शन। और चौथा होता है आपका क्या चीज, क्वांटम मेरिट, जितना काम हुआ उतने के लिए डैमेज। यहां पे आपका परफॉर्मेंस एंड ब्रीच भी कंप्लीट होता है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बता रहे हैं भी। फिर आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें, प्लीज समझो, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सॉरी एक चीज और मेरे को बतानी थी, हम भूल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। मेरी बात ध्यान समझो, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोग के सीएसडब्ल्यूटी में आ सकता है, वो है आपका म्यूचुअल कंसर्न के थ्रू डिस्चार्ज होना, जिसमें आपका आता है नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन, ठीक है, और वाइवर। ये पांचों याद करना जरूरी है। ठीक है, नोवेशन मतलब कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अल्ट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज हो गया, रिसेशन मतलब कैंसिल हो गया, रिमिशन मतलब कम एक्सेप्ट हो गया, वाइवर मतलब अपना राइट किसी ने छोड़ दिया। इसमें भी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज ये पांचों याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के हमने आपको बताए हैं? देयर आर 4 काइंड ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक है नेसेसिटी, नेसेसिटी के अलावा दूसरा क्या है, सॉरी, इंटरेस्टेड पर्सन, फिर ठीक है, और फिर फाइंडर ऑफ गुड। नॉन ग्रेडिटर्स, इंटरेस्टेड पर्सन, फाइंडर ऑफ गुड, और फिर आपका पहला वाला क्या था, नेसेसिटी। इन सभी केसेस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर मिसिंग, yet that is a valid contract and it is required to be performed। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? प्लीज एक बार फटाफट यहां तक आप रिवाइज कर लो। We will take another break of 2 minutes। आप इसको रिवाइज कर लो। इसके बाद we will move to the specific contract which is indemnity and guarantee and agency। ठीक है, अब अपन चलते हैं किस पे, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में भी 3 चीजें आपको पढ़नी है तो कई सारी चीजें, ठीक है, बट जैसे बेलमेंट, प्लेज, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला है इंडेमनिटी, ठीक है, उसके बाद है गारंटी। ठीक है, मेरे अंदर का डॉक्टर जाग चुका है, ठीक है, राइटिंग से आप लोग पहचान रहे होंगे। और अगला है एजेंसी। ठीक है, इन तीनों को अगर आप मेडिकल शॉप पे लेके जाएंगे, गारंटी है कोई ना कोई दवाई मिल जाएगी आपको। खैर, इंडेमनिटी में क्या होता है, व्हेन वन पर्सन प्रॉमिसेस टू रिकवर द लॉस ऑफ अदर पर्सन व्हिच कुड बी कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ दैट पर्सन और एनी अदर थिंग। ठीक है, तो बेसिकली लॉस को कवर करते हैं कि अगर कोई लॉस हो गया तो उसे पे कर देंगे। ठीक है, गारंटी में क्या होता है, गारंटी में वन पर्सन promises to pay the debt on the behalf of other person if the first person who is known as principal debtor fail to pay it। जो गारंटी देता है उसको श्योरिटी कहते हैं और जिसको दिया जाता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। इन दोनों ही टॉपिक में आपको राइट्स, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, राइट ऑफ इंडेमनिफायर, राइट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, राइट ऑफ श्योरिटी, राइट ऑफ क्रेडिटर एंड देयर ड्यूटीज, ये पांचों पॉइंट याद करना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है एजेंसी। एजेंसी इज अ रिलेशन बिटवीन 2 पर्संस, ठीक है, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। इनके बीच में 3 चीजें आपको जो याद करनी है एग्जाम में, एक है राइट, एक है ड्यूटी, ठीक है, और एक है टर्मिनेशन। कब कब टर्मिनेट होता है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइप ऑफ एजेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। टाइप ऑफ एजेंसी, टाइप ऑफ एजेंसी में भी जो मर्केंटाइल एजेंट एंड फैक्टर्स हैं, ये दोनों मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, सबको देखेंगे, ब्रोकर, पार्टनर सब देखेंगे, बट टाइप ऑफ एजेंट में भी आपका मर्केंटाइल एजेंट और दूसरा फैक्टर,
ठीक है, ये दोनों मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इतनी चीजें हम लोग को स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़नी है। एक बार फटाफट आप इसकी क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर आप घर पे वीडियो या रिकॉर्डेड वीडियो या यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, यहां पे पॉज लो, रिवाइज करो, इसके बाद हम चलेंगे एमसीक्यूज पे, ठीक है। क्लियर है? एक क्वेश्चन सर, क्या इंश्योरेंस एग्जाम्पल है इंडिमिनिटी का? इन इंडिया नो, इन इंग्लैंड यस, यूके में यस, इंडिया में इंडिमिनिटी का वाइडर मीनिंग है, सिर्फ इंश्योरेंस तक उसको कन्फाइन नहीं किया गया है, ठीक है। ठीक है, एक बार हम लोग फटाफट बुक भी देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होता है, वी हैव सीन द डेट, वी हैव सीन दी, ये लाइन अब यूजफुल नहीं है, इसको हटा सकते हैं, इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा जो पुराने लॉज में पार्ट थे, जैसे कि सेल ऑफ गुड एक्ट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोनों को रिमूव किया गया है, ये भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ था। इसके बाद वी मूव फर्दर, यहां पे आप देखोगे वन इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट, वन इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी अभी हमने देखा है। कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन, उसमें आने वाली चीजें, इन सारी चीजों को हम लोगों ने इन डिटेल देखा, चाहे वो 2E की डिफिनेशन है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, या फिर प्रॉमिस की डिफिनेशन है, सारी डिफिनेशंस को हम लोगों ने इन डिटेल देखा है, ठीक है। वी डायरेक्टली मूव टू दिस टॉपिक, लॉ ऑफ एजेंसी। अच्छा, एक टॉपिक जो मेरे से रह गया था रिवीजन में, वो था प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या वैलिड होता है? यस। कौन सा केस इसमें याद करना है? चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है, जहां कंसिडरेशन किसी और आदमी ने दिया हो और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? आंसर इज नो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। नो आउटसाइडर कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम एनीथिंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। इसके अलावा भी डायरेक्टली मूव टू टाइप ऑफ एजेंट, जहां पे आपने पूछा था टाइप ऑफ एजेंट, एक्सप्रेस एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी डिफिनेशन। Okay, for some reason there is type of agent is missing from my notes. Anyways, हम बता देते हैं, there are basically 6 type of agent. पहला है mercantile agent, जो कि सिर्फ 4 पर्पस के लिए एजेंट बनता है। किसमें किसके लिए? सेल ऑफ गुड, बाइंग ऑफ गुड, रेजिंग लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड, या फिर कंसाइनमेंट ऑफ गुड, ठीक है। इसके अलावा factor represent in front of third party as a owner of the good and he enter into a contract against the third party. फिर आता है सब एजेंट, agent of a agent is also your agent, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स आर ऑल्सो एजेंट टू ईच अदर, वहां पे म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर है? और कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ एजेंट जो आपको ना समझ में आ रहा हो? आ रहा है जी? ऑक्शनियर इज अ पर्सन जो आपका ऑक्शन कराता है, इज ऑल्सो ए सेल एजेंट, वो ऑक्शन सेल करवाते हैं जो लोग। टेल ट्रेडर इज अ एजेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जिसको आप लोग सेल के लिए रखते हो, जिसके लिए क्या होता है, अगर वो तो आपको गुड्स भिजवाएगा, अगर नहीं भिजवा पाया तो उसके बदले में गुड्स खुद खरीदेगा, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा कमीशन लेता है, जस्ट लाइक एन अंडरराइटर। और कोई? ठीक है। एमसीक्यूज पे हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एमसीक्यू पे चलते हैं डायरेक्टली। पहला आपको एमसीक्यू दिख रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, नन ऑफ द अबव। मिस्टेक में वॉइडेबल नहीं आता है, शुभम अभी भी बताया है, ठीक है। दिस इज व्हाई आई से कि आप लोग बहुत एब्सेंट माइंडेड रहते हो, which will impact your results ultimately। तो थोड़ा सा मतलब दिमाग को कंसंट्रेट करो क्लास में। अभी बताया है कॉन्ट्रैक्ट इट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। कौन सा मिस्टेक? बायलैटरल। यूनिलैटरल क्या करेगा? वैलिड रहेगा। इसके बाद आते हैं कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस forbidden by law, forbidden by contractor themselves, forbidden by custom, none of the above।
ए, फॉरबिडन बाय लॉ। अगले पे चलते हैं हम लोग। Where both the parties are under the mistake as to the matter of fact, the agreement is। फिर हम लोग चलते हैं अगले पे। A agree to buy from B a certain house. It turned out that the house was dead, ठीक है, at the time of bargain, though neither party was aware of the fact of the agreement. The agreement is both parties are on the part of mistake, क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओके, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज A promise to superintend on the behalf of B a legal manufacturer of indigo and an illegal traffic in other article, illegal traffic, ठीक है, and legal manufacturer, आप समझो, legal manufacturer of indigo, illegal traffic of other article, part contract is lawful, part is unlawful, ठीक है। अब बताओ, the agreement is void, the object of A's promise and consideration of B's promise is being part lawful, unlawful, both not the above, unlawful। इजी है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम चलते हैं अगले पे। Contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does not happen is called contingent। वेरी गुड। इसके बाद a contract to pay B 10,000 if B's house is burnt is a contract of simple, contingent, conditional, none of the above। ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कोई बता पाएगा मेरे को? आप इसका आंसर सही दे पाओगे? अरे है क्या मतलब, एक का घर जल जाएगा दूसरा पैसा देगा, किस बात के लिए, क्या होता है यहाँ पे? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? कंटीजेंट होता है कि कंडीशनल होता है? सस्ते ऐसे करके बैठे हो क्लास में तुम लोग। हम जब कंटीजेंट पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि कंटीजेंट में इंश्योरेंस का एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम में अगर साथ बैठ भी जाएं 90% चांस है कि आप लोग गलत कर कर आओगे। कंटीजेंट, ठीक है। इसके बाद अगले पे आओ। द टर्म कंटीजेंट मीन्स डाउटफुल और अनसर्टेन, ठीक है। इसके बाद एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल दिखते ही किस पे टिक कर देना है? इसके बाद when there is a breach of contract, the parties which are aggrieved by the breach is entitled to compensation, nothing, registration of a criminal case, none of the above। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिलता है पार्टीज को? डैमेज का अगला नाम क्या कहेंगे हम लोग? कह सकते हैं कंपनसेशन अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ। ए इज करेक्ट। इंडिमनिटी मीन्स सिक्योरिटी फ्रॉम डैमेज और लॉस, सिक्योरिटी फॉर मोर प्रॉफिट, एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन, बोथ ए एंड बी। एक बार ए एंड सी होता तो हम लोग सोच भी सकते थे ए और बी तो निश्चित ही नहीं है, बी की प्रॉफिट के लिए नहीं सिक्योरिटी मिलती है, लॉस के लिए मिलती है, तो ए इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 13 अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, हम यहां चैट में भी देख रहे हैं इस समय जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी कुछ कुछ गलत हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इसे बहुत तेज डिस्कस कर रहे हैं तो हम सब स्लो हो जाते हैं ताकि आपको टाइप करने का मौका मिले, ठीक है। 12 का ए अभी आदर्श ने भेजा है, फिर हम 13 पे आ गए, ठीक है। A contract by which one party promised to save the other from the loss caused to him by a conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। 13 का C। 14 पे आ जाओ।
A contract of insurance is a fact a contract of insurance is in fact contract of indemnity. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15. Any guarantee obtained by means of misrepresentation made by a contract creditor or with his knowledge or assent consent a material part of the transaction is थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो. एनी गारंटी ऑब्टेन्ड, प्लीज समझो. गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर. एनी गारंटी ऑब्टेन्ड बाय द मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर. क्रेडिटर ने गलत बोला है, किससे बोला होगा? श्योरिटी से. समझ में आ रहा है? और विथ हिज नॉलेज एंड एसेंट कंसेंट टू अ मटेरियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब श्योरिटी क्या लाइबल है पे करने के लिए? समझो, तुम जाते हो किसी और की गारंटी लेते हो, केवल वो पैसा नहीं दिया तो हम देंगे. कितना पैसा? 10 रुपए की उधारी है कि 10,000 की है? ठीक है, मान लो 10,000 रुपए की उधारी है तुम्हारे दोस्त की. दुकान पे गए, उसने कहा 10 की उधारी है. क्रेडिटर ने कहा हाँ 10 ही की उधारी है. आप सोचो 10 रुपए की बात है, आप कह दोगे ना चलो यार हम दे देते हैं. एक का एक सुनने में आ रहा है कि 10,000 देने पड़ेंगे आपको. क्या वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है कि नहीं? दोगे? खुद सोचो, अपने आप को जगह रखो. दोगे पैसा? तुरंत कहोगे वहां चिल्ला के ना ये तो वॉइड है. क्लियर है? इसके बाद देखो, कई बार एग्जाम में जब आपके सामने इस तरह क्वेश्चन, किसी ने 15 का सी भी कहा है, वैलिड और वॉइड दोनों कैसे हो सकता है? खुद सोचो. वैलिड और वॉइड ये तो दो अपोजिट टर्म्स हो गए ना जतिन. एग्जाम में जब इस तरह क्वेश्चन फंसेंगे और आपको नहीं याद आ रहा हो क्या आंसर है, खुद को उस जगह पे रखना और फिर डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद a contract of guarantee is a contract in which person perform or promise or discharge the liability of. A contract of guarantee is a contract in which person perform the promise or discharge the liability of. किस? मेरी बात समझो. एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, हम बार बार बता रहे हैं. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं आ रहा है समझ में तो प्रॉब्लम है. ठीक है, श्योरिटी जब इंटर होता है तब वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है. देयर आर टू ट्रांजैक्शंस. ठीक है, पहला है डेटर और क्रेडिटर के बीच में लेन देन का. फिर श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है किसका? गारंटी का. समझ में आ रहा है? और एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है डेटर और श्योरिटी के बीच में, जब श्योरिटी क्रेडिटर को पैसा पे कर देता है. ठीक है, मेरी बात ध्यान समझो. क्या यहां पे क्या रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच पर्सन परफॉर्म द प्रॉमिस. हु परफॉर्म द प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? श्योरिटी, करेक्ट. और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ. इसमें से किसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है जब श्योरिटी पैसा दे रहा है तो? डेटर की ना. डेटर की हो रही है. डेटर थर्ड पार्टी कहां है? मेरी बात समझो, थोड़ा सा हम आपको ध्यान समझो क्या कह रहा है. डेटर नहीं, अभी नहीं समझे आप लोग. हम आप गारंटी दे रहे हैं. जितने लोग यहाँ कह रहे हैं डेटर की लायबिलिटी पे कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में सही है, आप लोग गलत हो. क्यों? गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज कौन कौन सी हैं? डेटर और क्रेडिटर. क्या अभी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज कौन कौन सी हैं? श्योरिटी और क्रेडिटर. डेटर का कोई रोल है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट के डेटर क्या होगा? थर्ड पार्टी होगा. थर्ड पार्टी याद दिया ऑप्शन में. थर्ड पर्सन पे आंसर करोगे टिक. कॉन्ट्रैक्टर वाले गलत हो गए. तुम तो बोल रहे हो, बाकी लोग नहीं ना बोल रहे थे. हम भी यहां टिक करते, बाकी लोग बेहोश हो गए होते. सर ऐसे कैसे? सभी को क्लियर है अब? इसके बाद आ जाओ. इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी. इस पे तो हम डिबेट भी नहीं करेंगे. अगले पे आ जाओ. इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन एट हुज प्लेस गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर. इसके बाद
द मीनिंग ऑफ, ये सब क्वेश्चन तो हम वैसे मतलब टाइम पास में लगाते हैं, लगाने आप लोग को भी चाहिए। मीनिंग ऑफ नोवेशन, नोवेशन का मतलब क्या होता है? ओल्ड इज रिप्लेस बाय डी, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इस पेपर में से, नाउ डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, नाइदर आई एम कमिटिंग दिस थिंग, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेमोरी बेसिस पे बताए गए हैं, जो आपसे सीनियर बैचेस के बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किया है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि सर ये क्वेश्चंस आए थे। अगेन दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, तो आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ही हुआ है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं, तो आप देख रहे हो कि अगर उनकी मेमोरी सही से सर्व कर रही है, ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। फिर देखो क्या है, when a contract is breached, a party who suffers such breach shall, बात समझो, when a contract is breached, party who suffer the breach, जिसका नुकसान हुआ, ठीक है, shall क्या करेगा? receive compensation for any loss or damage caused to him, ठीक है। इसके बाद 21, the correct sequence in the formation of a contract is, सबसे पहले क्या आता है? किसने सी बोला है यहां पे? ऑफर, when accepted becomes promise, promise for another promise become agreement, ठीक है। promise for another promise forming part of contract, forming part of consideration becomes agreement। अब बताओ, डी में तो कंसिडरेशन बाद में आ रहा है, एग्रीमेंट पहले आ रहा है। प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, उस कायदे से तो पहले कंसिडरेशन पहले आना चाहिए। प्रॉमिस एंड every promise forming part of that consideration is an agreement, बट फिर कंसिडरेशन तो सर हम लोग बाद में बात करते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद कंसिडरेशन पे होती है। 21 और लोगों से भी हम आंसर उम्मीद कर रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो। देखो जी सर, जब बहुत छोटे थे तब से केबीसी देखते आ रहे हैं, इतना आसानी से आंसर थोड़ी दे देंगे, बहुत छोटे थे तब से केबीसी देख रहे हैं। एनीवेज देखो यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ना कि परफॉर्मेंस की। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है कंसिडरेशन होने के बाद, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट आंसर। पहले कंसिडरेशन आएगा और फिर एग्रीमेंट आएगा। डी वाला जब होता कि सिर्फ सिंपल परफॉर्मेंस या फिर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, फॉर्मेशन की बात करते, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब वहां पे एग्रीमेंट के साथ साथ आपका कंसिडरेशन भी होगा, कंसिडरेशन होगा तभी तो एग्रीमेंट वैलिड होगा, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट क्या वैलिड है? तो क्या वहां कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा? क्लियर है। इसके बाद 22, एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड by means of keeping silence to a material circumstances क्या होगा? Invalid, okay। 23rd, देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड होते हैं, इसीलिए हमने बताया था क्या बताया था? कमेंसमेंट की डेट। द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। इसके बाद 24 क्वेश्चन क्या खत्म हो गया अभी? 24 अभी आप 50% क्वेश्चन से डिस्कस किए हो, टोटल 50 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं इस रिवीजन सेशन में। 24, डैश इज मेड बाय वर्ड रिटन। अरे रिटन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सप्रेस हो गया ना बेटा। एक्सप्रेस और क्या होता है? बोल के भी एक्सप्रेस हो सकता है, और वर्ड्स, बाय वर्ड्स और रिटन। द मोमेंट यू स्पीक, जब हम आपकी तरफ देखते हैं आप लोग चुप हो जाते हो, इंप्लाइड है कि एक्सप्रेस है?
हम कहते हैं चुप हो जाओ, तब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो आपने, चलो हम बता देते हैं कुछ देर में, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ए, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बता देते हैं अभी। इसके बाद हम आते हैं 25th पे, कंसिडरेशन इज टू बी मूव्ड सम टाइम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नोन एज एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है, एग्जीक्यूटरी होना चाहिए, TRORY, एग्जीक्यूटरी। हमने बताया है ये सारी चीजें क्या होता है, मतलब क्या, जिस दिन क्लासेस थे उस दिन क्या कर रहे थे, बारबेक्यू नेशन घूमने गए थे। एग्जीक्यूटेड जो हो चुका है, एग्जीक्यूटरी जो होने वाला है, क्या होगा इसमें, एक ही ऑप्शन को हम सही करा रहे हैं बैठ के, इतने को तुक्का भी मार सकते हो सर, बी आप सही कराएं, बी ही होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज येट टू बी परफॉर्म, ठीक है। 26, आप लोग की दिशा और दशा देख के चिंता बढ़ती जा रही है। इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इन एडुकेसी क्या होता है अभी बताया, सेक्शन 25, 25,000 की चीज 500 में खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कंसिडरेशन होना चाहिए। इन एडुकेट, इसके बाद कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स fulfilling all obligation by a promisee, fulfilling all obligation by a promiser, अरे रुक जाओ, promiser performing all the promise and fulfilling obligation by all the parties, C, ठीक है। सर डी में भी तो वही तो बोला है, डी में भी को मिक्स अप करके सर बोल दिया, सी फिर से पढ़ो। पार्टी में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों ही आएंगे, फिर से सी पढ़ो, तब तक पढ़ो तो तुम्हें बताओ, इनमें से दो अंतर बताओ, ए बी और सी में अंतर बताओ, खोजो। पहला आंसर आपको क्या दिख रहा है, परफॉर्मिंग ऑल प्रोमिसेस। अगला आंसर क्या दिख रहा है, बाय ऑल पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में एक होता है प्रोमिसर, एक होता है प्रोमिसी। प्रोमिसी के बिहाफ पे भी कोई हो सकता है, प्रोमिसी के बिहाफ पे भी कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अगर होगा तो वहां पे ऑल पार्टीज लिखा जाएगा कि सिर्फ प्रोमिसर या प्रोमिसी लिखा जाएगा, क्लियर है। 30 पे आ जाओ। A promise to paint a picture, A promise a picture, paint a picture of B. A dies before painting a picture. Which of the following is a legal position? Correct legal position. A contract become impossible. ठीक है। इसके बाद 31st, the offer to perform the contract must be. उठता हुआ थप्पड़ खाए हो कभी? Offer can be conditional also. Acceptance must be unconditional and absolute. Offer can be, could be conditional. It must be rational. It could be provisional. बताओ, आंसर तुमने दिए हैं अभी तक। रैशनल और कंडीशनल में क्या अंतर है? अच्छा, कंडीशनल और प्रोविजनल में क्या अंतर है? तो ऐसा आप लोग का एक पेपर इंग्लिश का भी है, ये भी देख लें, ठीक है। आप लोग हम बता रहे हैं, आप लोग उस वाले मतलब
स्टूडेंट ब्रीड से हो जिसके ऑप्शन दिया होगा 400, 500, 800, 900 और आपका आंसर आया होगा 5, आप होगे नियरेस्ट यहां पे 400 लग रहा है, टिक मार दो। खैर, कंडीशनल मतलब होता है विद सम कंडीशनल, प्रोविजनल मतलब होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, यू का मेक अ प्रोविजन फॉर दैट। ठीक है, तो प्रोविजनल तो नहीं होना चाहिए सर्टेन, दैट मींस इट शुड बी कंडीशनल। नाउ कंफ्यूजन इज देयर बिटवीन कंडीशनल एंड रैशनल। रैशनल होता है जो कि रीजनेबल हो, और कंडीशनल जो होता है जिस कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा हो। अब कॉन्ट्रैक्ट में रीजन के बेस पे होना तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जहां तक कंडीशनल की बात आती है, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब ऐसे दो वर्ड्स में कंफ्यूजन आए तो उस वर्ड के संग हमेशा जाना चाहिए जिसके लिए आप डेड श्योर हो कि हाँ ये तो बुक में पढ़कर आए थे ये लाइन हम लोग, तो कंडीशनल ऑफर तो पढ़ के गा जा रहे हैं हम लोग, तो कंडीशनल इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगले पे आ जाओ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय अ ब्रीच व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, फेल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, disable himself from performing his part of the promise, all of the above, all of the above। ठीक है, जो हम कुछ बोल रहे थे, दोनों क्वेश्चन पढ़ रहे थे आंसर निकालने के लिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्चुअल एंटिसिपेटरी आइदर ए और बी और नाइदर ए और बी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। विच ऑफ द, कितना है 50 है बेटा, बताया अभी अभी। यही कहते हैं कि आप लोग सुबह उठ के ही आए हो ना, रात भर का जगह तो नहीं थे। Which of the following is correct? Innovation means making a new contract. Alteration means making a new contract. Performance of contract is not a method of discharge. A. ठीक है। 35. In which of the way can a contract be discharged? By performance, by operation of law, by lapse of time, all of the above. All of the above. अभी बताया है। ठीक है, इसके बाद 36. A contract to sell his scooter to B, A contract to sell his scooter to B for rupees 50,000. B agreed to pay on delivery. Both parties perform the contract. This is called waiver, breach of contract, attempted performance, actual performance of the contract. इसके बाद 36. Giving up the right under a contract is called waiver, breach, rescission, alteration. वाइवर इज करेक्ट। ठीक है, वाइवर मतलब होता है गिविंग अप योर राइट। तुम अगर नहीं भी जानते हो, मान लो हो सकता है क्लास में तो आपने नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा इसके बारे में। आप देखो, अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। रिसेशन मतलब कैंसिलेशन। ब्रीच मतलब नॉन परफॉर्मेंस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑल्सो बचा क्या? तो आप उसको उस तरीके से, भाई बाकी तीन तो डेफिनेटली नहीं ना होते हैं, आप ये टिक कर सकते हो। अगर आप मेरी क्लासेस किए हो, मेरे नोट से पढ़े हो, तो आप वाइवर पे टिक करके जाओगे। ठीक है, इसके बाद और आगे आते हैं। Where one party to the contract declare his intention not to perform the contract before the performance is due, it is called anticipatory. ठीक है, इसके बाद where one party to a contract fail or refuse to do his part of the promise, it is called breach of contract. कैंसिलेशन हमेशा दोनों पार्टी मिलके करेंगी या एक के ब्रीच पे दूसरी पार्टी करेगी। ठीक है, बट पहले तो ब्रीच होगा। इसके बाद एक्चुअल ब्रीच में टेक ऑन द ड्यू डेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, नाइदर ए और बी, आइदर ए और बी। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअल ब्रीच में टेक ऑन द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। हम लोगों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस या आप लोगों की क्लासेस बिफोर द एग्जामिनेशन एंड हो जाएंगे। ठीक है, नवंबर का महीना शुरू हुआ और आप में से किसी का एग्जाम का कोर्स स्टार्ट भी नहीं हुआ था। इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट बाय द मिड ऑफ नवंबर? आप कह सकते हो एंटिसिपेटरी हो रहा है, फिर भी आप कहोगे नहीं, हमें सर पे बड़ा भरोसा है, अनुराग सर ने कहा है तो होगा तो होगा। अनुराग सर जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा? आप वेट करोगे ड्यू डेट का। ड्यू डेट की बात आ गई। ठीक है,
आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। अब ड्यू डेट आया, हम क्लास ले रहे हैं। परफॉर्मेंस तो हमने कर दिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस हमने आप लोगों को पढ़ाने के नाम पे, पढ़ाना लॉ था, हमने पढ़ा दिया आपको साइंस। इज इट अ ब्रीच? तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी तो एक्चुअल ब्रीच हुआ। तो एक ड्यू डेट पे नहीं काम हुआ, दैट इज अ ब्रीच। और एक कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस में भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, ये तो ब्रीच हो सकती है। आइदर ए और बी। क्लियर है? ब्रीच का मतलब क्या है? फेलियर टू परफॉर्म। यू कैन फेल, यू कैन आइदर टोटली फेल और यू कैन फेल ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है? क्लियर है? तो डी इज करेक्ट। इसके बाद रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए ठीक है, ये सब तो इजी है, ये सबको तो हंसते खेलते चने चबाते हुए भी आप लोग देख सकते हो। Which of the following are remedy to a aggrieved party in case of breach? Both A and B, ये भी easy है। Remedy available to a person suffering from breach of contract are, अरे ये तो easy है, all of the above, repeated हो गया। फिर quasi contract is not a dash contract, real and valid voidable। बिल ये बताओ, quasi contract is a valid contract or not? नेसेसिटी के लिए हुआ कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्टेड पार्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वैलिड होता है कि नहीं होता है? होता है ना। दैट मींस बी और यहां पे ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेटेड, ठीक है। बचा क्या? ए और डी। 50-50 केबीसी आपके दिमाग से कर सकते हो, ए और डी। अब ये बताओ, जो चीज वैलिड है वॉइडेबल भी हो सकती है फ्यूचर में ऑन द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स कंसर्न एंड ऑल। ठीक है, क्लियर है? जो चीज वैलिड है इट कुड बी वॉइडेबल ऑल्सो। तो अब बचा क्या? ए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, yet it has a effect of real contract. It is valid, but it is not a valid. It is not a real contract. Clear है? इसके बाद a contract stand discharge, चार ऑप्शन, by performance of a contract, by breach of a contract, by agreement, all of the above. All of the above. ठीक है। इसके बाद consideration may be past, present, future. ठीक है। इसके बाद executor consideration, executory consideration means, इसके बाद executed consideration means सब executed है। इसके बाद no consideration, no contract does not apply to a completed gift, true, partly true, false, अभी पढ़ा जाता हमने। It is absolutely true. Once the gift is completed, gift is actually made, consideration does not required. ठीक है। इसके अलावा the term privity to contract means stranger to contract, contract is private, first party to a contract, second party to a contract. Privity to contract मतलब क्या था? डॉक्ट्राइन क्या था इसका? stranger cannot file a case, cannot claim a right, क्या होगा यहाँ पे? Stranger of contract. ठीक है, A is correct. So these are few MCQs which are very important according to me. There are number of other MCQs also जो एग्जाम में आ सकते हैं। आपको सारी चीजें पढ़नी है, सिर्फ इसके ऊपर बेस नहीं करना है। ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के PDF सेक्शन में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो क्लास के बच्चे हैं आप लोग को ऐप पे ही अपलोड हो जाएगा, उसके वरीड नहीं होइएगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज रिवीजन सेशन का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। वी विल स्टार्ट विद लॉ ऑफ टॉट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है।